जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटिक्स पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि पिछले 2 दिनों से राजनीति जगत में भारी उथल पुथल मची हुई है और घमासान अभी भी जारी है। कारण आपको पता ही होगा, एक टीवी शो में बहस के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर की शादी को लेकर कुछ बातें कहीं, जो पहले भी कई बार कई मंचों से कही जा चुकी है। उसके 2-3 दिन बाद अचानक एक हवा चली और उसके विरोध में आवाज़ें उठने लगी। कानपुर और कुछ अन्य जगहों पर जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ और जब उन सबसे बात नहीं बनी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मुद्दा बनाया गया और कुछ देशों ने इस पर आपत्ति जताई। परिणाम स्वरूप नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। जनता ने भाजपा को शेम ऑन बीजेपी कहकर ट्रेंड चलाना शुरू किया, कड़ी नसीहत दी। साथ ही भी सपोर्ट नूपुर शर्मा का भी ट्रेंड चला। सभी भक्त बागी हो चले, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कुछ को प्रधानमंत्री बनने का सपना आने लगा। बहुत से सत्ता पलटने के विचार से बाग बाग हो गए। बहुतों को मोदी, बीजेपी और देश के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने का रास्ता मिल गया, अवसर मिल गया। वामपंथी, कांग्रेसी, आपिए, सपाई और कुछ पिटे हुए फिल्मी कलाकार, ये सब मैदान में कूद पड़े और अल्पसंख्यकों का मातम मनाने लगे। आज हम ऐसे ही कुछ विध्वंसकारी ताकतों के ट्वीट्स देखेंगे और समझेंगे कि सचमुच इनका आशय अल्पसंख्यकों की भावना के लिए है या फिर देश विरोध के लिए। चलिए सबसे पहले देखें तथाकथित पत्रकार राणा अयूब का ट्वीट। ये पहले तहलका में काम करती थीं, अब वॉशिंगटन पोस्ट में लिखती हैं। ये लिखती हैं कि अगर 16 मुस्लिम देशों ने मनमोहन सिंह के खिलाफ ऐसे विरोधी बयान दिए होते तो अब तक हमारे मीडिया ने उन्हें बेइज्जत करके रख दिया होता। मोदी सरकार को कोई कुछ नहीं कह रहा है। अपने दूसरे ट्वीट में ये कहती हैं कि क्या बीजेपी के बेमन से दिए गए बयानों का मुस्लिमों पर रोज हो रहे अत्याचारों पर कोई असर पड़ेगा। 800 मुसलमान आज अरेस्ट किए गए हैं पैगंबर मोहम्मद की इंसल्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? ये पैगंबर मोहम्मद के इंसल्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। कानपुर में जो कुछ हुआ, जो बम फोड़े गए, जो पत्थर चलाए गए, वो सब प्रोटेस्ट थे और उस प्रोटेस्ट में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो बहुत गलत बात है। उस प्रोटेस्ट की आज़ादी मिलनी चाहिए। चलिए अगला ट्वीट देखते हैं। शादाब चौहान हैं, ये लिखते हैं जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि हम कतर एयरवेज का विरोध करेंगे, तो ये लिखते हैं कि अमे भैया ये चीनी झालर नहीं है 35 रुपए वाली, ये कतर एयरवेज है, इसका बहिष्कार तुम्हारे बस का नहीं है। खजूर वजूर का बहिष्कार कर सकते हो तो वो देख लो, बाकी उधर का मामला तुम्हारी औकात के बाहर है। आपको लगता है कि ये आदमी स्वदेशी है जो दूसरे देश के लिए ऐसी बात और अपने देश के लोगों के लिए ऐसी बात कह रहा हो कि उधर का मामला तुम्हारी औकात के बाहर है। यानी इनकी औकात, कतर की औकात बहुत ज़्यादा है, भारत की तो कोई औकात है नहीं। और अब आ गए शेरो शायरी के साथ अखिलेश यादव जी। जुर्म है जिसके सर, जुर्म है जिसके सर अपनी बेलगाम बातों के, ऐसे बदजुबान पीछे होने चाहिए सलाखों के। याद है ना, कितनी लंबी फहरिस्त है इनके पार्टी में बदजुबानों की, जिन्होंने योगी जी के खानदान और माँ बाप सब पर कमेंट कर दिया।
और खुद इन्होंने मोदी जी को ऊपर तक भेज दिया कि काशी में जाएं। अंतिम समय में वहीं जाया जाता है। लड़कों से गलती हो जाती है, कभी सलाखों के पीछे नहीं गए, लेकिन ये सलाखों के पीछे होने चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात। दूसरा ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव कि भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई न करे बल्कि वैधानिक कदम उठाए। विवादित बयान पर भाजपा से निलंबन तो उनका भी हुआ था जो आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। पता नहीं क्यों जब लोगों पर पड़ती है तो लोग अपना भूल जाते हैं, दूसरे का बहुत याद रहता है। ये समय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि का सवाल है तो ये वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। वहाँ इनको ये सूझ रहा है कि वो आज पार्टी में बैठे हैं, वो आज पार्टी के बाहर, यही सारी बातें इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। विनोद कापरी एक और ट्वीट करते हैं कि ईरान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, अफगानिस्तान, ओमान के बाद अब इंडोनेशिया, जॉर्डन और मालदीव का भी बयान आ गया है। पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदा करने के लिए नरेंद्र मोदी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इंटेंशन देखिए, नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया से, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपशब्द कहे हैं नरेंद्र मोदी ने, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ भी हो, गाज नरेंद्र मोदी पे गिरनी चाहिए क्योंकि इंटेंशन तो ये है कि किसी तरह ये सरकार हटे। आगे भी लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व में भारत के साथ साथ हिंदू धर्म का भी घोर अपमान किया है। कितनी चिंता। जिस हिंदू और हिंदुत्व को पूरी मानवता जाति सदियों से शांत, उदार, सहृदय मानती आई है, इन लोगों ने उस हिंदू और हिंदुत्व की छवि को अराजक, उपद्रवी, विभत्स बना दिया। देखा आपने, आपकी एक आवाज़, आपने ज़रा सी आवाज़ उठा दी शिवलिंग के लिए, आपने ज़रा सी आवाज़ उठा दी उनकी आसमानी किताबों पर, तो बस हिंदू अराजक हो गए, उपद्रवी हो गए, विभत्स हो गए। मनीष सिसोदिया लिखते हैं कि इतने छोटे छोटे देशों की भारत जैसे महान देश को आंखें दिखाने की हिम्मत हो गई। मोदी जी और भाजपा ने देश का क्या हाल कर दिया। आज हर भारतवासी बेहद पीड़ित है, दुख की सीमा नहीं। कितना घोर दुख इनको हो रहा है वो आप भी समझ सकते होंगे। घोर दुख बस ये है कि किसी तरह से मेरा विस्तार 2 राज्यों से 29 राज्यों में हुए। सारी मंशा वही है और कुछ नहीं। इनको तो खैर लिखना ही था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लिखता है कि पैगंबर इस्लाम पर अपमानजनक और शोभनीय टिप्पणी करने वाले भाजपा सदस्यों को पार्टी से निलंबित करना पर्याप्त नहीं, कड़ी सजा और प्रभावी कानून आवश्यक है। महासचिव बोर्ड लिखते हैं पार्टी से निलंबित करना पर्याप्त नहीं। कितनी बार निलंबन हुआ ओवैसी का या ओवैसी के सहोदर भाई का, ऐसे मौलाना मदनी का कितनी बार निलंबन हुआ। कुछ भी आप बोलें आपका निलंबन भी ना हो, और यहाँ आपको निलंबन से भी संतोष नहीं है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप कुछ भी बोलें शिवलिंग पे, कोई बात नहीं, आपको सबके लिए माफ़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एक शब्द भी बोलते हैं तो हमारे लिए निलंबन भी पर्याप्त नहीं है, हमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। शशि थरूर लिखते हैं कि घर फूंक तमाशा देखना मुहावरे को जिस तरह बीजेपी ने अपनाया हुआ है, उससे देश के हर सर्वधर्म संभाव पथ निरपेक्ष नागरिक का सर शर्म से झुक गया है। इस आग की चपेट में अब अप्रवासी भारतीय भी आ रहे हैं। यह आग फौरन बुझनी चाहिए। कितने भयानक बड़े बड़े सर्वधर्म संभाव, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग। कभी इसका अर्थ कांग्रेस ने जाना? कभी इसके अर्थ की व्याख्या की? कभी नागरिकों ने 70 साल में महसूस किया कि इसका अर्थ इन्हें पता है? आज बस बहती गंगा में हाथ धोना है। चलो इनसे मिलिए, रीतू चौधरी कांग्रेस की हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। ये क्या क्या दिखाना चाह रही हैं? ये भक्तों का शेर है जिसे अरबी जो है जंजीर में लेकर जा रहा है।
तुम किसकी बदनामी कर रही हो? देश की, देश के प्रधानमंत्री की। वो सबका है, पार्टी का नहीं है। प्रधानमंत्री देश का होता है, लेकिन कांग्रेस को तो कभी पता ही नहीं चला कि प्रधानमंत्री देश का होता है। उनका ये अनुभव नहीं रहा। इसलिए आगे ये राहुल गांधी के ट्वीट को शेयर करती हैं कि बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न केवल हमें अलग थलग कर दिया, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को भी नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न केवल हमें अलग थलग कर दिया, बीजेपी ने अलग थलग कर दिया, वरना ये मिल के चल रहे थे। कब तक मिल के चल रहे थे? जब तक हिंदुओं के जुबान में टेप लगा हुआ था, जब तक उनका मुंह बंद था, ये मिल के चल रहे थे सब जगह। अब वो बोलने लगे, वो मुखर हो गए, वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो इनको अलग थलग कर दिया बीजेपी ने। जनता का इसमें कोई रोल नहीं है, भाजपा का रोल है। आप पार्टी हमेशा की तरह अपनी दाल गलाने में व्यस्त है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। बीजेपी को ठीक करने की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। ये बीजेपी को ठीक करेंगे, हेडमास्टर हैं, डंडा चलाएंगे, बीजेपी ठीक हो जाएगी। बीजेपी को ठीक करने की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। ये नहीं सोचते कि देश को बर्बाद करने की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। आगे ये भी लिखते हैं कि मेरा भारत महान, मोदी की वजह से सह रहा अपमान। शानदार स्लोगन। पिछले 8 साल में देश ने अपमान का अ नहीं जाना। एक घटना हो गई, एक दुर्घटना हो गई, वो भी किसी तीसरे चौथे के द्वारा, तो मेरा भारत महान, मोदी की वजह से सह रहा अपमान। केजरीवाल को लाओ, देश को बचाओ, ये भी आगे जोड़ देना चाहिए था। आगे ये भी लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, इनके संजय सिंह जी का वक्तव्य है कि आज़ादी के 75 वर्षों में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने भारत को इतना अपमानित नहीं करवाया जितना नरेंद्र मोदी ने कराया। जितना भी आप मैक्सिमम कह सकिए, क्योंकि पूरे 8 साल बाद ये सुनहरा अवसर हाथ आया है, और फिर पता नहीं हाथ आएगा कि नहीं आएगा। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS, मुकदमे चल रहे हैं, बेचारे कांग्रेस में शामिल हैं। लिखते हैं कि 2-3 दिन से गोदी मीडिया किसी मस्जिद में मूर्ति नहीं खोज रहा, शायद कोमा में। मतलब मंदिरों में, मस्जिदों में मूर्ति खोजने का ठेका जो है वो गोदी मीडिया ने ले रखा है। वो मूर्ति खोजता है, और वो आजकल खोज नहीं रहा है क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई है, सदमे में है। ये सोच है, सोच देखिए। आगे एक और ट्वीट करते हैं, अब तक 13, अब तक 56 की तर्ज पे लिखते हैं। कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मालदीव, लीबिया, बहरीन, ओमान, पाकिस्तान, लगाओ राजदूतों को डैमेज कंट्रोल में। अरे क्या बेशर्मी है, मतलब तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है कि ये देश का मामला है, ये देश का मामला है, और तुम इस तरह के ट्वीट करके क्या साबित करना चाहते हो? उमाशंकर सिंह पुराने खिलाड़ी हैं निगेटिविटी के, लिखते हैं कि कतर के सहायक विदेश मंत्री का कड़ा बयान, शब्द देखिए, विदेश मंत्री का कड़ा बयान। कहा, अगर आधिकारिक और व्यवस्थित तरीके से इससे नहीं निपटा गया तो भारत में इस्लाम के खिलाफ संगठित तरीके से फैलाई जा रही नफरत को दुनिया के 2 अरब आबादी का जानबूझकर किया जा रहा अपमान माना जाएगा। इनकी प्रसन्नता बुलंदियां छू रही है। भले ही कतर के सहायक विदेश मंत्री ने इस तरह के शब्द न इस्तेमाल किए हों, लेकिन ये दुनिया के 2 अरब मुसलमानों का अपमान हो गया। आगे लिखते हैं कि समय रहते नहीं चेता गया, और इस लापरवाही ने 20 करोड़ के साथ 2 अरब को खड़ा कर दिया। अब भी वक्त है नफरत पर लगाम लगाने का। ये कह क्या गए?
इनको समझ में आया? पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ गंवार तो होंगे नहीं। ये कह गए कि समय रहते नहीं चेता गया और इस लापरवाही ने 20 करोड़ के साथ 2 अरब को खड़ा कर दिया। मतलब ये इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि उन 56 देशों के का हाथ जो है इन 20 करोड़ पे है, ये उनके साथ खड़े हैं, ये समझ लो। किसे समझा रहे हो? और तुम्हें लगता क्या है कि ये दाल तुम्हारी गल जाएगी? फिलहाल इस देश में तो नहीं गलने वाली है। जनता मूर्ख है लेकिन महामूर्ख नहीं। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि नूपुर शर्मा और नवीन कुमार इस्लामोफोबिया के मूल निर्माता नहीं थे। याद रखिए, वे राजा से ज़्यादा वफादार होने की कोशिश कर रहे थे। पी चिदम्बरम, इन्होंने पी चिदम्बरम के ट्वीट को यहाँ कोट किया है कि याद रखिए वे राजा से ज़्यादा वफादार होने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही जैसे ये लोग रानी से बहुत वफादार होने की कोशिश करते रहे, लेकिन रानी ने कभी गद्दी नहीं दी। विजय फुलारा लिखते हैं कि भारत की साफ छवि को धूमिल कर रही है भाजपा। पिछले 8 साल से भारत की साफ छवि धूमिल हो रही है और उसके पहले सूर्य की तरह चमक रही थी 60 सालों से। इतना चमका कि देश में ही अंधेरा छा गया। आई स्वरा भास्कर, जानते हैं इंडस्ट्री में तो कुछ चलता वलता है नहीं, तो यहीं पे कुछ अपना थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर लेती हैं। कतर जैसा पिद्दी देश भी हड़काने की कतार में खड़ा हो गया। काहे ऐसा कर्म कर रहे हो जिसका रायता नहीं संभल रहा? माफ़ी मांगनी हो तो देश नहीं भाजपा का अध्यक्ष मांगे। हंसराज मीना पुराने वामपंथी हैं। भाजपा के प्रवक्ता सिर्फ मुसलमानों का अपमान नहीं कर रहे हैं बल्कि देश का सिर नीचे झुकाने की हरकत कर रहे हैं। नूपुर शर्मा की माफ़ी नहीं, गिरफ्तारी चाहिए। इनको गिरफ्तारी चाहिए, जेल चाहिए, फांसी चाहिए, इनको सब चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस बर्दाश्त करना चाहिए। तुम जो चाहे कहते रहो, हम सुनते रहें। वाह भाई वाह। आ गई स्वरा भास्कर दूसरा ट्वीट लेकर कि नूपुर को अगर डर लग रहा हो तो वो पाकिस्तान चली जाए। इसकी मानसिकता देखिए, ये कहाँ पहुँच गई है। पाकिस्तान ज़्यादा सुरक्षित है भारत से, ये कहना चाहती है। ये कहना चाहती है कि पाकिस्तान चली जाए जहाँ की अल्पसंख्यक आज 1% बचे हैं बमुश्किल। 12-14% से आज 1% पर पहुँच गए हैं। वहाँ चली जाए, वो ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन भारत सुरक्षित नहीं है। सबसे शर्मनाक ट्वीट जो स्वरा भास्कर करती हैं, वो लिखती है कि मुगल देश की शान भाजपा बेईमान। इस पर कोई कमेंट नहीं करना है, बस आप देखिए कि ये देश जा किधर रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला लिखते हैं कि सच्चाई सामने है। भाजपा अपने कृत्यों से देश के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है और झेप मिटाने के लिए विदेशी मुल्कों के दबाव में प्रवक्ता हटा रही है। पर संविधान की अनुपालना कब होगी? सब नागरिकों को एक नज़र से कब देखा जाएगा? राजधर्म कब निभाओगे? तुमने 60 साल में कभी सबको एक नज़र से देखा? कभी 60 साल में राजधर्म निभाया? कभी संविधान की अनुपालना की? संविधान तो तुम्हारे लिए खेल था। आज कैसे प्रश्न करते हैं ये? किस मुंह से ये लोग प्रश्न करते हैं और किस मुंह से ट्वीट करते हैं? पंकज पुनिया का ये ट्वीट देखिए और समझिए, फिर समझिए कि देश कहाँ जा रहा है। बेशर्मी देखो, बोल रहा है पिछले 8 साल से, एक बार भी शर्म नहीं आई उसे। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए भाषा है। बेशर्मी देखो, बोल रहा है पिछले 8 साल से, एक बार भी शर्म नहीं आई उसे। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए भाषा है और इस भाषा पे इनके खिलाफ एक FIR तक नहीं है, एक कंप्लेंट तक नहीं है। इससे ज़्यादा स्वतंत्रता क्या होगी? इनकी स्वतंत्रता है, लेकिन ये देश हित में बहुत खराब है, बहुत गलत है। फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर के पीछे पीछे इनको तो आना ही था।
बेचारे दबे कुचले। लिखते हैं कि अ फोर्स्ड अपॉलजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट। इनको बहुत दुख है कि ये जो माफ़ी मांगी गई है वो दिल से नहीं मांगी गई है। ये दिल में उतर कर देख रहे थे कि माफ़ी दिल से मांगी गई कि नहीं मांगी गई। तो दिल से चूंकि नहीं मांगी गई तो इसलिए अब आगे फांसी पर लटका दिया जाए, चौराहे पर खड़ा होकर कोड़े लगाए जाएं या सरिया कानून लगाया जाए, क्योंकि वो दिल से मांगी नहीं गई है माफ़ी। ये इनको पता चल गया, इन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया। इस तरह के सैकड़ों ट्वीट्स की भरमार है और ये सारे ट्वीट्स बताते हैं कि देश विरोध की हवा किस तरह चल रही है, किस तरह इस मौके की तलाश थी लोगों को और उन्हें वो अवसर भाजपा से 8 सालों में मिल नहीं पा रहा था। आज वो सब चाहते हैं कि किसी तरह किसी मुद्दे पर सरकार गिरे या किसी मुद्दे पर ऐसा माहौल बन जाए, हिंदू इस तरह अलग हो जाएं कि 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश में ना आए। नीदरलैंड के मिनिस्टर ग्रीट वाइलर ने नुपुर शर्मा के पक्ष में एक ट्वीट किया, उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता, इससे सिर्फ स्थिति और खराब होगी। तो मेरे प्रिय भारतीय मित्रों, इस्लामिक देशों से भयभीत न हो, आज़ादी के लिए खड़े हो और नुपुर शर्मा के साथ गौरवान्वित होकर दृढ़ता से खड़े रहें, जिन्होंने मोहम्मद के बारे में सत्य कहा है। आप कल्पना कीजिए कि ये नीदरलैंड के एक मिनिस्टर का कहना है। कितनी साफ और सटीक बात कहकर इन्होंने भारत को एक दिशा भी दिखाई है। ऐसे ही एक पैट्रिक ब्रूसमैन करके उन्होंने कहा है कि साफ पता चलता है कि उपनिवेशवाद का जूता अभी भी भारत के गले पर कसा हुआ है। नुपुर शर्मा ने हदीस में लिखे हुए शब्द दोहराए थे जो कहते हैं कि 53 साल डैश 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 भारत को बोलने की आज़ादी की संस्कृति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अधिकार अब कतर और दूसरे इस्लामिक देशों को बिक चुका है। बहुत अच्छा व्यंग्य भी उन्होंने किया और बहुत अच्छा रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और उन्हें ये लगता है कि अब ये जो बोलने की आज़ादी है वो इस्लामिक देशों और कतर जैसे देशों के हाथों में बिक चुकी है। जब ये बात कोई विदेशी कहता है तो समझ में आता है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही। लेकिन जो हमारे देश के ये सांप सपोले हैं ना, जो अपने बिलों से निकल के कुल बुलाते हैं, इनकी समझ में नहीं आता है कि देश क्या है, देशभक्ति क्या है, देश की ज़रूरत क्या है और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कैसे किया जाता है। फिलहाल निर्णय आपके हाथ में छोड़ते हैं। आप ही तय करें कि इन ट्वीट्स को, इन चंद ट्वीट्स हैं, ये लाखों करोड़ों की संख्या में है जिनमें से मैंने सिर्फ चंद ट्वीट्स पढ़े हैं। इन ट्वीट्स को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको मोदी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए या मोदी सरकार के विरोध में खड़ा होना चाहिए? जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि निर्णय जनता के हाथ में है, सर्वोपरि जनता ही है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने कमेंट्स हमें, अपने जवाब हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।